हाय, वेलकम टू रियलॉजिक एडवाइजरी सर्विसेज। अब तक के हमारे चैनल्स पे आपने काफ़ी सारे लर्निंग वीडियोस देखे होंगे, वीडियोस दैट आर एम टू ईज द प्रोसेस ऑफ एन होम बायर। एक होम बायर की लाइफ में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से बहुत इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, दैट हैज बीन द ऑब्जेक्टिव सो फार। होम बायर जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है उसको अपनी प्रॉपर्टी को कैसे फंड करना चाहिए। आप कस्टमर के लिए काम करते हैं और आप कस्टमर को हमेशा राइट एडवाइस। देखिए, मेरा सजेशन ये है कि यंगस्टर्स को कि होम बाइंग जो इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, अच्छा, इट इज एन इमोशनल डिसीजन। मतलब वो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बताइए ना। वो घोसला की घोसला पिक्चर है उस समय की, मतलब दिल दहलाने वाली की कैसे फ्रॉड। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि इस फ्लैट का एक्चुअल वैल्यू क्या है। मतलब ये 65 का है, वो कहते हैं ना कि मतलब घर में लड़का और नगर में ढिंढोरा, तो नगर में ढिंढोरा नहीं करना पड़ा। और ऐसा भी नहीं कि उससे ज्यादा पसंद हमें और फ्लैट नहीं था। अच्छा, लेकिन उस समय हमारे पास आपके जैसा कोई एडवाइजर होता तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई होती। गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से मार्केट काफी ऑर्गेनाइज होती जा रही है। और टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर अस क्योंकि आज वी हैव अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट विद अस। हैज अ मल्टीपल पर्सनालिटीज, he wears several hats at different point in time. He is an expert speaker, he is a management consultant with several years of work experience, has worked with rating agencies, an ex-banker, a poet himself, and there is so much to talk about him. Let us welcome Mr. Ashish Jha, who joins us today in the conversation that we are going to take forward today. Welcome Ashish ji. थैंक यू सो मच। So आज आशीष जी को बुलाने का एक खास मकसद है। वो एक तरीके से एक्सपर्ट भी है और वो एक होम बायर भी रह चुके हैं। सो ही हैज बोथ द एक्सपीरियंसेस जो हमें लगता है कि काफ़ी वैल्यूबल होगा टू आवर ऑडियंस। सो आशीष जी को आई वुड लाइक टू आस्क आशीष जी, यू हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। आप एक होम बायर रह चुके हैं एंड आई एम श्योर यू वुड हैव फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हिच यू हैव अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड, एंड एट द सेम टाइम यू हैव बीन एन इन्वेस्टर योरसेल्फ एंड मल्टीपल रोल्स इन योर कॉर्पोरेट लाइफ। तो kindly help us with your experience so far in the overall home buying journey. थैंक यू वंस अगेन भविन जी फॉर कॉलिंग मी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं टिपिकली, आपने मुझे मीडिया पे बहुत कम देखा होगा और मैं मीडिया अवॉइड ही करता हूँ लाइफ में, लेकिन आपका मैंने काम देखा और मुझे लगा कि जिस जेन्युइननेस के साथ आप लोगों के में ये मैसेज पहुँचा रहे हैं तो मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप एक सही में अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद ये डिफिकल्टीज फेस की हुई। आज मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, कभी तो लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आप ये भी करते हो तो वो अब तो ऐसा हो गया है। लेकिन मैं इतने चीज करते हुए भी मतलब मैं वो क्षण नहीं भूल पाता जब आज से 20 साल पहले जब मैं ये नहीं था। आज जो मैं आशीष एच के जाऊं, मैं उस समय सिर्फ आशीष था और हम लोगों के पास फंड्स भी उतने नहीं थे और हम पहला अपना घर खरीदने जा रहे थे। मेरे पिताजी को जितना भी प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला था वो बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था, सरकारी नौकरी में थे और उससे हमको खरीदना था। हम लोग वैसे मूलतः मधुबनी के निवासी हैं, जो बिहार में पड़ता है। मधुबनी पेंटिंग्स के लिए बड़ा फेमस है। तो वो वहां से पापा की क्लास ट्रांसफर दिल्ली हुई थी और दिल्ली में हम लोगों को मकान खरीदना था। उस समय आप जैसे जेन्युइन ऑर्गेनाइज कंपनी वाले प्लेयर, जिनको कि कंपनी और एक इंडिविजुअल में एक किसी भी आदमी पर ट्रस्ट करने में बहुत अंतर है। कंपनी के ऊपर कंप्लायंस है, सरकार उनको देखती है, आपको फाइलिंग करनी पड़ती है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कंपनी खोल के कल कहीं भी आप भाग जाएंगे, आपके सारे डिटेल, आपके फैमिली के डिटेल सब कुछ कैप्चर्ड होता है। तो ऐसे प्लेयर्स उस समय मार्केट में नहीं थे। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आपके जैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को देखता हूँ जिन पे कि आंख मूंद के ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपका ऑफिस वहीं रहना है, आपका एड्रेस वहीं रहना है, आप भाग नहीं सकते, तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आपके काम को देख के वैसे भी कि आप में जेन्युइनिटी है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपको सबसे पहले आज से 20 साल पहले का। आप सोचिए, हम दिल्ली में हैं और हम किसी को नहीं जानते, हमारे कोई रिलेटिव नहीं है वहाँ पे, और उसके बाद हमें मकान खरीदना है और हमें इंडिविजुअल्स मिलते थे उस समय। वो इंडिविजुअल्स बोलते थे हम करवा देंगे, हर घोसला की घोसला पिक्चर है
उस समय की मतलब दिल दहलाने वाली कि कैसे फ्रॉड में आपका सारा पैसा लेके रातों रात भाग गए और आप सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि पापा रिटायर कर चुके थे, एक्टिव इनकम भी नहीं थी उस समय। ये बात मैं बता रहा हूँ 2005 की बात। उस समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि कैसे कैसे करके हम लोग लुटे ना, बचे रहे, ट्रस्ट किसको करें। तो उस समय आप समझिए कि मतलब भगवान की तरफ से रोशनी आई हमारे एक रिलेटिव्स में और उनकी जीजा जी एक डेवलपर के साथ ही काम करते थे। अच्छा। हाँ, उनके ही ऑफिस में इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, तो वो उस डेवलपर के यहाँ काम करते थे। तो फिर हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं गया, फिर मेरे परिवार के लोग गए, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप क्या बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑथेंटिक है और ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो रेट बताया जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा। तो उन्होंने हमें सही भाव पे लगवा के, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कम करवा दिया, मैंने सही वैल्यू, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि इस फ्लैट का एक्चुअल वैल्यू क्या है। बिल्कुल, मतलब ये 65 का है, 45 का है, 35 का है, आप कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, और हर आदमी देखिए मुनाफा तो कमाना चाहता है, राइट। तो वैसे समय में हमें कोई एडवाइजर हो तो आप समझिए कि वो अपने घर में मिल गया कि मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब घर में लड़का और नगर में ढिंढोरा, तो नगर में ढिंढोरा नहीं करना पड़ा, नहीं तो हम लोग बड़े मुश्किल में हालात में थे उस समय। और यहाँ पे मैं एक बात और हाईलाइट करना चाहूंगा आपसे प्रवीण जी, या हमें जो फ्लैट मिला ऐसा नहीं था कि प्रेफर्ड था, वो थोड़ा बिक गया था, तो हमें जो चाहिए था वो एग्जैक्टली नहीं मिला, और ऐसा भी नहीं कि उससे ज्यादा पसंद हमें और फ्लैट नहीं था। अच्छा। लेकिन उस समय हमारे पास आपके जैसा कोई एडवाइजर होता तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई होती। फिर तो आप समझिए कि मतलब बारात में लाके आप बता देते कि भाई ये है, आपसे बात कर लेते, 2 दिन में डिसीजन फाइनल हो गया, जिसके लिए हम लोग को मतलब सरिता विहार में तकरीबन 1 साल तक सिर्फ इसलिए रहना पड़ा क्योंकि हम चूज नहीं, 1 साल तक हमें वेट करना पड़ा, और रेंट हम देते रहे 1-1.5 साल तक। अच्छा। और दिल्ली का रेंट और खर्चा, तो हमने वो दिन भी देखे हैं। और आज कम से कम आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं, तो आज तो बहुत सहूलियत हो गई है, ये तो मैं कहूँगा। तो मुझे लगता है कि आशीष जी सबसे बड़ा जो मैं ये पॉइंट को अगर समझ पा रहा हूँ तो मार्केट में ट्रस्ट इश्यू था, और शायद कहीं ना कहीं अभी वो धीरे धीरे विद लॉट ऑफ रेगुलेशंस कमिंग इन, काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ऑर्गेनाइज होती जा रही है और एंड यूज़र की लाइफ को आसान किया जा रहा है। अल्टीमेटली हम जैसे लोगों का भी वही ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे एक एंड यूज़र की लाइफ को आसान कर पाए जिससे वो अपना डिसीजन बहुत कंफर्टेबली ले पाए। थैंक्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आप जैसे लोग और ओवरऑल इंडस्ट्री जो इस पे काम कर रही है और मेहनत करके इसको और अच्छा और सुगढ़ बना रही है। बात हो रही थी होम बाइंग प्रोसेस में। होम बाइंग प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने सबसे स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो पैसा जमा था उस रेंज में ही हम देख पा रहे थे और वो उतने बजट में हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो बात आती है बजट की। बजट को लेकर आज किसी होम को फंड करना सबसे इम्पोर्टेंट ओवरऑल जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि बिना फंड्स के तो कोई काम हो नहीं सकता। सही बता रहे। तो आपका क्या एक व्यू है उस पे कि एक होम बायर जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है उसको अपनी प्रॉपर्टी को कैसे फंड करना चाहिए? देखिए, एज अ बैंकर मैंने रियल एस्टेट को एज अ बैंकर देखा है, मैंने रियल एस्टेट को एज अ रेटर देखा है, क्रेस्ट रेटिंग हुआ करती थी हमारी, और मैंने रियल एस्टेट को एज अ मतलब एज अ रिसर्चर भी देखा है। राइट। और मैं खुद इन्वेस्टर भी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो रियल एस्टेट का नाता है, ये ताना माना जो 20 साल का है, इसलिए तो मैंने कहा था मैन में मल्टीपल हैट्स। तो ये 20 साल का जो ताना माना है मेरा रियल एस्टेट के साथ, तो वो तो कंटिन्यू ही है अभी तक। देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की आपने बात की, सही में गवर्नमेंट ने रेरा लाया, उससे बहुत कुछ कंट्रोल हुआ, और इनफैक्ट मैंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भी लिखी थी कि उनको लाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे रिकमेंडेशन से ही आ गया, लेकिन मैंने रिकमेंडेशंस की थी जब मैं इस फील्ड में, हाँ वो जब मैं उस रेटिंग रिसर्च एजेंसी में था, मैं रिकमेंडेशन लिखी थी कि आप इस तरह की पॉलिसीज लाइए, तो वो आ गई। तो लार्ज स्केल फ्रॉड तो बच गए,
लेकिन अब इश्यूज कहाँ आ गए? छोटे स्केल के फ्रॉड तो हो ही नहीं। जो रेरा नॉट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उनमें अभी भी फ्रॉड हो रहा है, ऐसा नहीं कि चला गया। दूसरा क्या हो रहा है कि अब एक नई तरह की समस्या आ गई। अब इस फील्ड में कॉर्पोरेट भी हैं, करेक्ट, ठीक है, और इंडिविजुअल जो पुराने हाउसेज हैं बड़े बड़े वो भी हैं। अब कॉर्पोरेट का क्या है कि उनके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इस साइड आ जाए ये इंडिविजुअल के साइड, तो वहां पे भी अच्छा वैल्यू ऑफ मनी है, लेकिन वहां पे अभी भी थोड़ा सा मतलब बायर डरता है कि मतलब ज्यादा तो नहीं ले रहा मुझसे, क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। शायद मैं बड़ा आदमी होता तो मेरे को कम लेता, मेरे पास बार्गेनिंग पावर नहीं है इसीलिए तो नहीं। तो प्राइस डिस्कवरी जो है वो कस्टमर के साइड से ना अभी भी परफेक्ट नहीं है। अब कस्टमर इन दो चीजों में अभी भी, और रिस्क असेसमेंट भी शायद नहीं कर पाता, और रिस्क असेसमेंट भी नहीं कर पाता। और देखिए रेरा आने से बाकी जो भी चीजें ठीक हो गई, लेकिन डिलेज जो है वो तो अभी भी है। आप तो मानेंगे, आप खुद इस सेक्टर से डिलेज हैं हर जगह है। आप तो मुंबई की बात करते हैं, मैं तो पूरे इंडिया में घूमता रहता हूँ, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, कलकत्ता, मतलब इंडिया में मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं घूमा नहीं। तो इसीलिए मतलब कि मुझे तो पता है कि हर जगह रियल एस्टेट मार्केट की क्या हालत है। तो मतलब ये इशू है। और एक और खास करके एडुकेटेड बायर्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि वैल्यू फॉर मनी कहाँ बेस्ट है, वहां पे वो फंसा हुआ है। क्या वो कॉर्पोरेट का प्रीमियम देख के वो डील बेटर है, या क्या जो आप एक इंडिविजुअल बायर से ले रहे हैं वहां पे बेटर है। और दोनों जगह फिर वो ये फंसा हुआ है कि एक जगह प्रीमियम का उसका क्वेश्चन फंसा हुआ है, इधर उसको सही प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में फिर आप जैसे लोग सामने आते हैं, ठीक है। आप लोग क्या है कि आप लोग चूंकि कस्टमर आपको ही, तो आप कस्टमर के लिए काम करते हैं और आप कस्टमर को हमेशा राइट एडवाइस। भवीन जी, मैंने मतलब कुछ लोकेशंस पे तो आपको पता ही होगा कि आप 25 साल से यही काम कर रहे हैं, तो आपको पता है। लेकिन मैं बोलूँ कुछ लोकेशंस में मैंने ये भी देखा है कि जो लोग मतलब कस्टमर को एडवाइस कर रहे हैं वो उसके लिए उनको चार्ज कर रहे हैं। हाँ, मेरे नोटिस में आई है, मुझे लोगों ने बताया है, कुछ लोगों को, कुछ लोग ने चार्ज नहीं दिया वो अलग बात है, कुछ लोगों ने दे दिया वो अलग बात है, लेकिन चार्ज कर रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं, ये भी चल रहा है मार्केट में। तो उस जगह पे जब आपके जैसा एक मान लीजिए ऑथेंटिक प्लेयर कस्टमर को मतलब बिल्कुल मुफ्त एडवाइस दे रहा है, तो कस्टमर के लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए कस्टमर्स को आप जैसे प्लेयर्स के साथ जोड़ना चाहिए, और उसके बाद वो, ताकि पहला तो उनका परचेज डिसीजन का जर्नी बहुत छोटा हो जाएगा, उनको राइट एडवाइस मिल जाएगी, उनको उनका मनचाहा मकान मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा। देखिए ऐसा तो है नहीं भवीन जी कि आपसे मतलब मुंबई में ऑपरेट करते हो, अगर रिक्वायरमेंट आपकी जहां से भी आएगी पूरे पैन इंडिया आप उसको फुलफिल करते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि ऐसे ऑथेंटिक प्लेयर्स के साथ, मैं ये नहीं बोला कि सर आपके साथ ही, लेकिन जहां भी हो और जिन पे भी उन्हें ट्रस्ट उसके साथ जोड़े। अच्छा, मेरा कमिंग बैक टू मेरा सवाल जो आपसे था कि एक होम बायर को अपने फंडिंग प्रोसेस को लेकर कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए फंडिंग प्रोसेस का जो है वो तो होम लोन हर एक बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब कुछ उसमें क्या है, फंडिंग में एक फ्लोटिंग होता है जो कि बढ़ता घटता रहता है मार्केट के अनुसार, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है कि जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि हायर होता है फ्लोटिंग रेट से। तो अगर इन्वेस्टर मार्केट के बारे में अवेयर है, वो जानता है कि मार्केट का क्या होगा आगे जाके, तब तो उसको फ्लोटिंग चूज करना चाहिए। अगर वो एकदम अनअवेयर है और उसे नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट, जैसे हम जैसे लोग जो इन्वेस्टर हैं तो एक्टिवली ट्रैक करते हैं मार्केट को, तो हमारा एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू होता है, ठीक है। तो उसमें तो वही अच्छा होता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है और आपको मान लीजिए फ्लक्चुएशन अगर बढ़ गया है इंटरेस्ट रेट और आपको उससे आप पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा, तब आप फिक्स रेट के लिए ही आपके लिए बेहतर है। ये रही रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात, लेकिन फंडिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ओन कंट्रीब्यूशन जी, क्योंकि आज कुछ
अमाउंट मुझे खुद को देना है एज एन LTV, लोग होते हैं, लोन। नहीं मेरा ओन कंट्रीब्यूशन, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, हाँ। और बाकी का फंड करती है बैंक। जी। तो ओन कंट्रीब्यूशन समझिए 20-80, यूजुअली 80% जैसे बैंक करती है और 20% ओन हाँ। तो 20% को जमा करने के लिए, जुटाने के लिए जी। एक होम बायर को कब स्टार्ट करना चाहिए और इसको कब तक उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसका कैसे क्या नजरिया होना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता था। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि आपकी पहली सैलरी से आपने एक सेविंग की ओके भूख होनी चाहिए। ओके और मैं जो करता था वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मेरी जितनी भी सैलरी रही, ठीक है, हमेशा मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, तो मैं एक पोर्शन जिस दिन सैलरी आता था उसी दिन मैं उसे आरडी में डाल देता था, महीने महीने। आजकल तो और भी बहुत सारे ऑप्शन, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल। जिसको जो पसंद हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर एक महीने अगर आप बचत करोगे हाँ। डे 1 से, तो एक तो आपको कंबल से बाहर पैर पर फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको फिर बाद में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने देखा है ऐसा बहुत लोगों को करते हुए कि वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखते हैं, एक का कर्जा दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, तो ये तो भाई फिर फंसने वाली बात है। कितने दिन, मतलब वो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बताइए ना। तो किसी न किसी दिन तो आपको फंसना ही। तो ये मत सोचिए कि आप कर्जा लेते जाएंगे, उससे आप खर्च करते जाएंगे। तो आप पहले एक छोटा मकान लीजिए, जितना आप अपने सेविंग से जिसको और अपनी कमाई से जिसकी भरपाई कर पाए। मैं अपने एक निजी मित्र की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अचानक क्या किया, उनके पास ऑलरेडी एक मकान था, अच्छा ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट करने के चक्कर में 2 और मकान काफी महंगे में ले लिए। अच्छा। और पता नहीं क्यों, मतलब भगवान की विडंबना हुई, उनकी नौकरी चली, उन्हें घाटे में वो दोनों इमीडिएट बेचने, क्योंकि अगर आप अपने पास कोई कुशन नहीं रख रहे, पैसे का कुशन नहीं है आपके पास, तो देन यू विल बी हिट हार्ड। तो मैं भले ही मतलब इतनी चीजें करता हूँ, लेकिन मैंने एक अच्छा खासा बफर, बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडी हैं, ठीक है, उसका आपके पास अपना इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ का इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली का पूरा, उसका आपका लाइफ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंटैक्ट कीजिए कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, आप पर और आपके परिवार पर कोई भी आपदा आनी नहीं चाहिए। वो सबसे पहला स्टेप है। आप बाद में इन्वेस्टर बनिए, आप बाद में पैसे को मल्टीप्लाई करिए, वो गणित बाद का है। पहला है जरा सी सावधानी, जिंदगी भर आसानी। वो आता था ना किसी पुराने इसमें। बहुत बढ़िया। सो अभी ये तो बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया कि होम बायर कैसे ये सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 टैकल कर सकता है। अभी नाउ हम बात करते हैं होम बायर की। होम बायर जो खुद रहना चाहता है घर में और खुद अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें इन्वेस्ट करके खुद उसको यूटिलाइज करना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। दूसरा सेगमेंट है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए वो इमोशनल से ज्यादा फाइनेंशियल डिसीजन है, और वो इन्वेस्टर जनरली दे आर वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एट ए वेरी बिगिनिंग लेवल। तो उसके माइंडसेट के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करते हैं। करेक्ट, ठीक है जी। उनका सिंपल ये रहता है कि मैं इस जगह पे डाल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं कैसे असेस करूंगा, अगर मुझे असेस करना होगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होगा, यहाँ पे नए कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्लान है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। मान लीजिए कि जैसे एयरपोर्ट बनने की कोई खबर आई, तो नेचुरली एयरपोर्ट के आसपास की जमीनें महंगी। तो बेसिकली आपको ये डिसीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन दूसरा फैक्टर है कि पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो या एग्रीकल्चर जगह पे ले रहे हो कि बाद में यहाँ मकान बनेगा, ठीक है, तो आपको ये असेसमेंट एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए कि कितने साल में शहर फैलते फैलते वहां पहुंच जाएगा। जैसे मुंबई में से नावी मुंबई पहुंचा, मुंबई से थाने पहुंचा,
मुंबई से विरार पहुंचा, Right. अब विरार से वलसाड़ हम्म, कितने दिन में पहुंचेगा? बिल्कुल। ये आपका विजन 8 साल, 10 साल, 12 साल, ठीक है, हल्का फुल्का उधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो आपको कैलकुलेट करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, और उस क्षमता के लिए आपको मैक्रो एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और माइक्रो एनालिसिस करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जब मैं मैक्रो एनालिसिस कह रहा हूँ, Right. बाय मैक्रो एनालिसिस आई मीन कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, then come to the content, then come to the whatever communication has happened, then you come to the concepts, and then you come to the core. Oh. That is macro analysis. Micro analysis जो होता है जी। वो जैसे आप अगर एक शेयर मार्केट का, किसी और मार्केट का, किसी कंपनी का करना है, उसका बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, उसका एनालिस्ट प्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोल रहा है, उसका एनुअल रिपोर्ट क्या बोल रहा है, और मीडिया उसके बारे में क्या बोल रहा है, तो वहां भी ये सारी चीजों का मंथन करके यू हैव टू फाइंड अ सिंथेसिस, अ कॉमन To ग्राउंड, come at a conclusion. एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट हाँ, the macro with micro जी। and look at that entire ecosystem right. and then interpret. You will never go wrong in life as an investor. बहुत खूब आशीष जी, बहुत खूब। ये आई थिंक आपने काफ़ी सारी चीज़ों पे अपना बहुत अनबायस्ड व्यू दिया। इसके साथ साथ मुझे मतलब लगता है, मतलब इसका मैं अगर क्रक्स ले पाऊँ मेरे पिछले क्वेश्चन का, तो इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म व्यू होना बहुत ज़रूरी है। जी। कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में अगर पैसा कमाना चाहता है रियल एस्टेट में, तो मुझे नहीं लगता कि वो फेयर है, बिकॉज डेवलपमेंट्स, माइक्रो मार्केट्स ग्रो होते होते, जैसे आपने बोला बोरीवली से विरार जब ग्रो हुआ, या चेंबूर से वाशी जब ग्रो हुआ, तो उसको कुछ समय लगा। वो समय के साथ साथ वो लोकेशन के प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गए, और वहाँ जो जिन्होंने पहले वो विजन था और जो खरीदा हुआ था, दे आर सिटिंग एट ए गोल्ड माइन टुडे। जी। सो लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट्स द कोर व्हिच यू आर टॉकिंग। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बताता हूँ। जी। आई हैव अ रूल ऑफ 10। ओके व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, फ्लैट हो या लैंड हो, जी, मैं 10 साल से कम का विजन नहीं लेता। ओके। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो मैंने ओपिनियन 10 साल की बनाई है, उससे पहले वो 9 साल में हो गया, तो मैं बेच दूंगा। मैंने प्राइस पॉइंट फिक्स रहता है कि 10 टाइम्स, 12 टाइम्स। और दूसरा रूल ऑफ 10 में का दूसरा पॉइंट है कि मैं प्रॉपर्टी को 10 टाइम्स जो अप्रिशिएट नहीं होगी 10 साल, उसमें पैसा लगाता ही काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है आपका। नहीं। वही बोला कि उसको आपको पूरा एनालाइज करना जी, पड़ेगा, बिल्कुल। उसके लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। आपको हॉट पिक्स पकड़ने पड़ेंगे, जो मतलब हाँ, करना पड़ता है। जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का ये हुआ था, मार्केट गिरा था, मैंने तुरंत एनालाइज करके समझ लिया था कि ये वॉर में नहीं कन्वर्ट, या मुझे पता था कि इजराइल ईरान पे अटैक नहीं किया। वो व्यू रहना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप मार्केट शॉक्स में मारे जाएंगे। तो असली शार्क वही है मार्केट का, जो इन रिस्क को पहले देख ले और पहले असेस कर और समय पे निकल जाए। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज की जनरेशन एक्स, जनरेशन जी, जो भी हम बोलते हैं, जिनको हु इज वेरी स्मार्ट, यंगस्टर्स हु आर इन 20s एंड अर्ली 30s हैव देयर डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। काफी फास्ट होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं और काफी जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं। उनके लिए आपका क्या व्यू है? उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि यंगस्टर्स को कि होम बाइंग जो इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, अच्छा, इट इज एन इमोशनल डिसीजन। आप जब अपने घर में रहते हैं, आप जब उसे अपने तरीके से सजाते हैं, आप जब उसमें उसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो जो फीलिंग है ना, उसको पैसों में मत बदले। अच्छा, ओके, राइट, ठीक है, राइट, क्योंकि कहते हैं ना कि मनी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, बट यू नीड रिलेशनशिप्स टू बी हैप्पी। एंड रिलेशनशिप्स घर में बनते हैं, मकान में। किराए का मकान में ना एक खलिश, वो एक शेर है ना कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को, मैं तीर नीमकश आदि शक्ति से चला गया तीर। अच्छा, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। खलिश का मतलब बेचे। तो कहने का मतलब कि हर चीज पैसे के लिए नहीं, कुछ
अपनी शांति पीस के लिए, और वो अपने घर में रह के ही मिलती है। मैं आज भी मतलब जब अपने घर जाता हूँ तो वो जो फीलिंग मिलती है मुझे, एक हाई मिलती है मुझे, क्योंकि मैं उसको अपने तरीके से सजाता हूँ। मैं उसको हर चीज़ में, मैं जैसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है, अच्छा। बहुत पढ़ता हूँ, तो मेरी अपनी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, उसमें तो मुझे सुकून मिलता है। मेरा एक ध्यान कक्ष है जिसमें मैं ध्यान करता हूँ। एक जिम है, मान लीजिए कि जहाँ में जिम है, एक है ओपन क्लोजेट जिसमें वार्डरोब है, तो एक टेरेस गार्डन है मान लीजिए। तो आपको वो फिर आप बोल सकते हैं कि क्या है रेंटल वैल्यू उसमें, ऐसी चीजें लोग सोचते हैं। ठीक है, मान लिया रेजिडेंशियल में रेंटल वैल्यू 2-3% है और वो सेंस नहीं बनाता है, लेकिन आप एक बात बताइए कि वो जो पीस मुझे मिलता है, वो जो मुझे, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसको आप कितने भी पैसे करके वो फीलिंग आप मुझे दिलवा दीजिए। बिल्कुल। तो ये फिनेंशियली ये हो गया कि नहीं मकान तो ये डिसीजन है, सही नहीं है, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि जिंदगी में सुकून, प्यार और शांति पैसे से बहुत ऊपर है। तो बढ़िया है, आज आपका शायर वाला रूप भी हमने देख लिया। तो मैं तो कभी हूँ ही यार, सुना नहीं आपने, जहाँ मैं पहुंचे रवि वहां पहुंच गया कभी। तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर आशीष HK झा, और आई एम श्योर ये ब्रीफ कॉन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा किसी न किसी तरीके से टू टेक देयर जर्नी फॉरवर्ड, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू similar such conversations in future. Ashish ji, thank you so much for coming and joining us today, and we are very thankful to you. Thank you so much. Thank you.